हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 8 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभाव को समाप्त करने संबंधी उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। थर्ड है आपका, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। तो देखिए, हम लोग जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में जान चुके हैं, जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व बढ़ता गया है, प्रभाव बढ़ता गया है, इन्होंने कोशिश ये की है कि स्थानीय शासकों को खत्म कर दिया जाए, यानी उनके राज को खत्म कर दिया जाए और अपना राज्य स्थापित किया जाए। इसी क्रम में अभी आगे बढ़ते गए हैं तो एक स्थिति एक ऐसी बनी है, इन्होंने जो मुगल बादशाह हुआ करता था उसको भी रिप्लेस करने की बात सोच ली है। उन्होंने इसको भी हटाने की बात सोच ली है कि अब हम इसको भी हटा दे रहे हैं और पूरी तरह से पूरे भारत का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहे हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि जो भी इनके बारे सिक्के चल रहे थे, पहले उन सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हुआ करता था, उनको इन्होंने हटा दिया है। सेकंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1849 में यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हैं डलहौजी, तो इन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को ये लोग लाल किले से निकाल कर दिल्ली से कहीं और बसा देंगे। ये डलहौजी ने ऐलान किया था, यानी डलहौजी ने ऐलान ये नहीं किया था कि ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इन्होंने तो ऐलान ये किया था जैसे इनकी मृत्यु होगी तो वैसे ही हम लाल किले को खाली करवा देंगे, यानी इनके परिवार को निकालकर कहीं और बसा देंगे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन आपका जो है ये भी गलत है। देखिए, यहाँ पे 1856 में जो गवर्नर जनरल हैं आपके कैनिंग, तो कैनिंग ने ये यहाँ पर फैसला किया है कि बहादुर शाह जफर जो हैं आखिरी मुगल बादशाह होंगे और इनकी डेथ के बाद किसी भी वंशज को यहाँ पर बादशाह नहीं माना जाएगा। सिर्फ इनके जो भी उत्तराधिकारी हैं उनको राजकुमार का दर्जा मिलेगा, किसी को लेकिन बादशाह नहीं माना जाएगा। इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। तो यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि रिवर्स हैं दोनों कथन। तो यहाँ पर ये कथन आपका जो है कैनिंग का नहीं है। कैनिंग ने साफ साफ मना कर दिया है कि यहाँ पर बहादुर शाह जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ये कैनिंग का ये कथन है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा कथन दोनों ही कथन गलत हैं, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका केवल 1। दूसरा प्रश्न है अब आपका, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा 1857 के विद्रोह के कारणों से संबंधित है। पहला है, गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। सेकंड, कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। थर्ड है आपका, भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता नाराज थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ब्रिटिशर्स का काल था उस समय राजस्व की वसूली जो होती थी, यानी कि कर की वसूली होती थी, वो सख्त तरीके से होती थी। तो किसान हुए या जमींदार हुए, इन्हें कई बार क्या होता था, अपनी जैसे मान लीजिए फसल खराब हो गई, फसल बिक नहीं पाई है, तो ऐसे में ये लोग महाजन वगैरह से कर्ज लेते थे और ये महाजनों का कर्ज नहीं चुका पाते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, इनकी जो भी पीढ़ियों पुरानी पैतृक जमीन थी वो इनके हाथ से निकल जाती थी। कई बार क्या है, जमींदारों से जो भी अनुबंध किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जमींदार लोग जब राजस्व की पूर्ति नहीं कर पाते थे, राजस्व नहीं चुका पाते थे तय सीमा पे, तो ऐसे में इनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो जमींदारी जब इनकी नीलाम कर दी जाती थी तो ये लोग भी कहीं ना कहीं जमीनों से हाथ धो बैठते थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो कई नियम ऐसे भी थे जो सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। खास करके कंपनी में काम करने वाले जो भारतीय सिपाही हैं, इनमें असंतोष लगातार बढ़ता चला गया। ये लोग अपने वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नियम यहाँ पर ऐसे भी बनाए हुए थे जिनसे लगता था कि सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो देखिए, कुछ सिपाहियों ने यहाँ पे तिलक लगाने को लेकर, पगड़ी पहनने को लेकर, तो इस तरह के तमाम थे, मूछें रखने को लेकर तमाम जो ऐसे नियम थे जिसकी वजह से भारतीय सिपाहियों को लगता था कि अंग्रेज हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं इनको भ्रष्ट करवाना चाहते हैं, इनको नष्ट करवाना चाहते हैं, ताकि हम लोग ईसाईयत को अपना लें। तो इस वजह से यहाँ पर भारतीय सिपाही, इनमें भी असंतोष लगातार बढ़ता चला गया है। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। इसके अलावा देखिए, अंग्रेज जो थे
भारतीय समाज सुधार का काम भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं उस समय सती प्रथा का उत्तर भारत में बोलबाला था, तो अंग्रेजों ने जो सती प्रथा पर रोक लगाई है, साथ ही साथ विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया है। तो इस वजह से जो भी धर्मावलंबी थे, यानी जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले थे, तो उनको लगाया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज इस तरह का हस्तक्षेप कर हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में भी कहीं ना कहीं दखलंदाजी कर रहे हैं, और ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। तो इस वजह से हमारे भारतीय समाज के लोग, यानी खास करके भारतीय जनता भी नाराज थी। तो देखिए तीनों ही कारण 1857 के विद्रोह के तीनों ही कारण हैं यहाँ पर। तो आंसर होगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है अब आपका, अंग्रेजों द्वारा कंपनी की सेना में नौकरी करने वाले सैनिकों के लिए बनाए गए समुद्र कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, 19वीं सदी के प्रथमार्ध में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। सेकंड, 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अगला है, 1854 में कंपनी ने एक नया कानून बनाकर स्पष्ट कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। देखिए बात करें तो उस समय कुछ लोग जो थे अपने धर्म से ज़्यादा ही जुड़े हुए थे और कुछ रूढ़िवादी मानसिकता भी थी। तो इस वजह से आप ये देखेंगे कई बार उन्हें लगता था कि भाई जो समुद्र की यात्राएं वगैरह हैं, अगर ये हम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं समुद्र देवता का अपमान हो जाएगा और ऐसे में हमारा धर्म और हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खास करके ये स्थिति तब देखने को मिली जब 1824 में सिपाहियों की जो कंपनी थी उसको लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा भेजा जाना था। तो ये लोगों ने विरोध किया है कि भाई हम समुद्र के रास्ते बर्मा नहीं जाएंगे, आप चाहें हमें भेजना चाहें तो पैदल रास्ते से भेज सकते हैं, हम चले जाएंगे, लेकिन हम समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है। तीसरी बात देखिए, इस तरह की जो सिपाहियों ने बगावत की है, सिपाहियों ने इस तरह की मनाही की है कि हम यात्रा नहीं करेंगे, समुद्र की यात्रा नहीं करेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो इन सबको देखते हुए 1856 में, 54 में नहीं बल्कि 1856 में यहाँ पर कंपनी को एक कानून बनाना पड़ा है और कानून बनाकर कंपनी ने यहाँ पर स्पष्ट बात कह दी है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जो भी कंपनी जहाँ भी भेजेगी आपको जाना पड़ेगा, चाहे समुद्र पार जाओ या कहीं भी जाओ, आप उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये तीसरा वाला कथन गलत है, यहाँ लिखा हुआ है 1854 नहीं, ये 1856 में बनाया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, आंसर है आपका सी, केवल तीसरा। चौथा प्रश्न है अब आपका, कथन है यहाँ पर कारण दिया है, कथन है 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। कारण 1850 में ईसाई धर्म को अपनाने के बनाए कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेज जो भी थे वो भी ईसाइयत को मानने वाले ही थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये भावना आती है कि हम लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है यहाँ पर। तो इस वजह से उन्होंने क्या है 1830 के बाद कंपनी ने जो भी ईसाई मिशनरी हैं इनको खुलकर ये छूट दे दी है कि आप लोग यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, यहाँ की जमीन संपत्ति भी जुटाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो कथन यहाँ बिल्कुल सही है। कारण, हालांकि कारण भी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 1850 में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कानून भी बनाया जिससे कि जो भी लोग अपना धर्मांतरण करना चाह रहे हो उसमें आसानी हो जाए। लोगों के अंदर जो डाउट चल रहे थे, तमाम तरह की जो दुविधाएं चल रही थी, उन दुविधाओं को मिटाने के लिए कानून लेकर आए थे। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता था कि मान लीजिए हमने अपने धर्म चेंज कर दिया तो हो सकता है हमारी जो पुरानी पैतृक संपत्ति थी उस पर अधिकार छिन जाए, ऐसा लगता था। तो इस वजह से 1850 में यहाँ पर इन लोगों ने ये कानून बनाया, अंग्रेजों ने, कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाएगा तो ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अपने पुरखों की संपत्ति पर भी उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर कथन भी अपनी जगह सही है, कारण भी अपनी जगह सही है। यहाँ पर हालांकि जो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा यह गया है कि ये इन्होंने ऐसा अधिकार, जमीन या संपत्ति जुटाने का अधिकार क्यों दिया। इसका कोई तर्क नहीं है, यहाँ पर तर्क नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर अगला एक कारण बता दिया गया है, हालांकि दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं। तो चौथे का आंसर है यहाँ पर बी। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से माझा प्रभास पुस्तक के लेखक कौन है। पांडुरंग वामन काड़े, राम गणेश गडकरी, विष्णु भट्ट गौडसे, नारायण गणेश गोरे। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण हैं विष्णु भट्ट गौडसे, इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है माझा प्रभास। तो माझा प्रभास में इन्होंने उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं
इसका वर्णन किया है कि किस तरह से यहाँ पर इनके एक चाचा जी हैं जो मथुरा जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ सिपाही रोक लेते हैं और बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में एक भयंकर विद्रोह होने वाला है, सभी रियासतें बगावत करने पर तुलाई हैं, सभी रियासतें अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना चाहती हैं, तो आप जो है यहाँ से वापस लौट जाइए अपने अपने घर को। तो इस तरह की बातें इन्होंने बताई। उस समय की जो भी तत्कालीन परिस्थितियाँ बनी हैं, जो भी स्थितियाँ रही हैं, किस तरह से विद्रोह हुआ है, किस तरह से लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी पुस्तक माझा प्रवास में बताई हैं। तो इनका नाम है विष्णु भट्ट गौडसे। 5वें का आंसर है आपका सी। 6वां प्रश्न है अब आपका, ब्रिटिश आर्मी के एक भारतीय सूबेदार द्वारा लिखित संस्मरण, इसका नॉरगेट ने एक अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार नाम से प्रकाशित करवाया किस भारतीय सैनिक का संस्मरण है? सीताराम पांडे, मंगल पांडे, दामोदर पांडे, विनायक पांडे। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये सीताराम पांडे जी जो है हमारे एक, तो ये इन्होंने 1812 में, यानी कि सीताराम पांडे जो थे ये 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे और लगभग इन्होंने 48 साल तक यहाँ पर नौकरी की है। 1860 में ये सेवानिवृत्त हुए हैं। इस दौरान इन्होंने जो बगावत का दौर है वो दौर भी देखा था और बगावत के दौर में इन्होंने, देखिए ये लोग, ये जो सीताराम पांडे जी थे ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, ध्यान देने वाली बात ये थी, और अंग्रेजों के पक्के हिमायती थे। वहीं इनका जो पुत्र था वो अंग्रेजों के अगेंस्ट था, विरुद्ध था। तो एक स्थिति ये भी आई थी कि इनके सामने इनके बेटे की हत्या कर दी जाती है और ये कुछ कह नहीं पाए हैं। तो इन्होंने अपना जो भी वर्णन है वो अंग्रेजों के प्रति वफादारी के रूप में यहाँ पे दर्शाया है, लिखा है, चाहे बेशक मजबूरी में ही लिखा हो। तो इनके जो भी संस्मरण को यहाँ पर कन्वर्ट किया है, यानी अनुवाद जो किया है वो किया है नॉरगेट ने, और बाद में ये फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया गया है। तो ये सीताराम पांडे जी का है। तो यहाँ 6वें का आंसर है आपका ये सीताराम पांडे। 7वां प्रश्न है अब आपका, 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? मार्च 1857 में, मई 1857 में, जून 1857 में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए आपको पता होना चाहिए जो आपकी 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई है, स्टार्टिंग हुई है प्रबल रूप से, वो मई 1857 में हुई है। तो यहाँ 7वें का आंसर है आपका बी। 8वां प्रश्न है अब आपका, 1857 में मेरठ से शुरू हुई सैन्य बगावत जिसने कंपनी के खिलाफ उत्तर भारत में एक बड़ा विद्रोह पैदा किया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाकर अप्रैल 1857 में फांसी पर लटका दिया गया। अगला है, इसके बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से जो है मना कर दिया है क्योंकि इनको लगता है कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अगला है, नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास से मना करने के लिए 9 अप्रैल को 85 सैनिकों को 10-10 साल की सजा दी गई है। अगला है आपका, 10 मई को मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां से सिपाहियों को आज़ाद कराया है और 10 मई की रात को ही कुछ सैनिकों की टोली ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया है। तो बात कर लेते हैं, देखिए आपकी किताब की भी बात कर लेते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपकी किताब में थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आपकी किताब में ये बताया गया है कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर ये अधूरी बात है, पूरी बात नहीं है। मैं कहानी पूरी आपको बताता हूँ। बात आपकी 29 मार्च 1857 की है। इस दिन क्या होता है कि यहाँ पर खास करके आप देखेंगे कि चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग का विरोध जो है 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही हैं मंगल पांडे, इन्होंने इसका विरोध किया है कि भाई ये इस कारतूस को मुंह से नहीं खोलेंगे। तो ऐसे करके मंगल पांडे ने इस विरोध की शुरुआत की है। आप देखेंगे इन्होंने अपने सैनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर सार्जेंट को यहाँ पर गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है और इसी समय इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट होने के उपरांत 8 अप्रैल यानी कि डेट है फिर 8 अप्रैल 1857 को यहाँ पर सैन्य अदालत में इन पर मुकदमा चला है और तत्काल इनको सजा भी सुनाई गई है। तो सजा सुनाने पर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इन्हें उसी दिन फिर फांसी पर लटका दिया गया है, यानी कि 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई है। हालांकि आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है, आपकी किताब में 29 मार्च को फांसी बताई गई जबकि 29 मार्च को नहीं हुई है। आपको स्टैंडर्ड किताब उठाकर देखेंगे वहाँ पर 29 मार्च को बगावत इन्होंने की है, 8 अप्रैल को इनको फांसी हुई है, यानी कि कुछ लगभग 10 दिन बाद। तो यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर मैंने
उसी तरह से लिखा है। देखिए आप ऐसे पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट को कि यहाँ पर इन्होंने 29 मार्च को जो है यहाँ पे विद्रोह किया है और बाद में आगे चलकर मुकदमा चलाकर अप्रैल 1857 में इनको फांसी पर लटका दिया गया है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसके बाद तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास से मना कर दिया क्योंकि उनको लगता था इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। देखिए बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि यहाँ पर पहले जो ये बंदूक इस्तेमाल करते थे उसका नाम था ब्राउन बेस। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, उसका नाम था ब्राउन बेस। अब इसके स्थान पर एक नई बंदूक आई है, इसका नाम है एनफील्ड राइफल है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक एनफील्ड करके एक राइफल यहाँ पर आई है। और एनफील्ड राइफल में जो भी इसकी कार्टेज भरी जाती थी यानी कारतूस डाला जाता था तो उस कारतूस का ऊपर वाला हिस्सा जो होता था उसको दांतों से खोलना पड़ता था। तो यहाँ पर एक अफवाह फैल गई थी या फिर हो सकता है उस पर चर्बी लगी थी। वैसे तो अंग्रेजों ने अफवाह बताया है, जबकि भारतीय सैनिकों ने और मुस्लिम सैनिकों ने ये बताया है इसके ऊपर चर्बी लगी हुई थी। तो ये जहाँ पर जो चर्बी गाय और सूअर की लगाई गई थी तो उस वजह से क्या था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिक जो थे इनकी आर्मी में, दोनों ने ही विद्रोह स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद मंगल पांडे ने स्टार्टिंग की है, लेकिन बाद में फिर ये आग या एक विद्रोह जो है इसके प्रति वो बढ़ता चला गया है और अन्य जो सिपाहियों ने भी मना कर दिया है कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही इनसे कोई सैन्य अभ्यास करेंगे। नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास से मना करने के लिए 9 अप्रैल को 85 सैनिकों को 10-10 साल की सजा दी गई है। देखिए ये दिन 9 अप्रैल नहीं है, ये आपका 9 मई का दिन है। 9 मई 1857 की बात है। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 9 मई 1857 की बात है, जब यहाँ पर 85 सैनिकों ने साफ मना कर दिया है कि हम ये वाले कारतूस, नए कारतूस जो हैं इनसे बिल्कुल भी सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे। तो इस वजह से उसी दिन इनको पकड़कर 10-10 साल की सजा दे दी गई है। तो यहाँ पर सी वाला कथन गलत है क्योंकि यहाँ 9 अप्रैल लिखा हुआ है, जबकि ये 9 मई 1857 की बात है। बात करें 10 मई की, देखिए 10 मई की को जो है मेरठ में तैनात जो दूसरे सिपाही हैं इन्होंने बगावत कर दी है। और बगावत करने के उपरांत इन्होंने क्या किया है, मेरठ की जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ा लिया है और उसी रात यानी इन्होंने क्या किया है, तमाम अंग्रेज अफसरों को भी मार गिराया है। उसी रात ये लोग कुछ इनमें से कुछ टुकड़ी जो है 10 मई की रात को ही दिल्ली पहुंच गई है और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर आपका 10 डी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर जो गलत कथन है आपका केवल यानी वो है सी वाला। तो 8वें का आंसर होगा आपका सी। 9वां प्रश्न है अब आपका, कथन दिया है, कारण दिया है, कथन बताया गया है 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कारण, अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। तो देखिए आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि जो 1857 की क्रांति हुई है तो उस क्रांति के दौरान जो यहाँ पर सिपाहियों ने विद्रोह किया था और विद्रोह के उपरांत ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। तो इनके मन में यही बात थी कि अंग्रेजों से पहले मुगल बादशाह का राज हुआ करता था पूरे देश पर और उस समय हम बहुत सुखी थे, अंग्रेजों से ज़्यादा सुखी हम उस राज्य में थे। तो इनका मानना यही था कि फिर से मुगल शासन को यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा और अंग्रेजों को भगा दिया जाएगा, तो हम अपनी पूर्व अवस्था में चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये दिल्ली गए हैं तो पहली बात तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो है तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब ये अपनी जिद पकड़ गए हैं सैनिक कि हम तो आपके ही नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे, तो मजबूरन यहाँ पर बादशाह बहादुर शाह को अपना एक यहाँ पर आदेश जारी करना पड़ा है और इसने जो है देश भर के मुखियाओं शासकों को चिट्ठी लिखकर यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया है। तो पहला वाला कथन यहाँ कथन बिल्कुल सही है। कारण बताया हुआ है कि यहाँ पर इस तरह की चिट्ठी क्यों लिखी गई, उस चिट्ठी का क्या महत्व था। तो इसका महत्व ये था कि आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों से पहले एक बहुत बड़े हिस्से पर जो मुगल साम्राज्य का शासन रहा है और यहाँ पर छोटे छोटे शासक जो थे वो मुगल शासन के अधीन रहे थे। तो इस वजह से ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे और इनको अब लगने लगा था, यानी ये लोग भी परेशान थे, छोटे छोटे शासक थे ये भी परेशान थे। तो इनका मानना भी यही था कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बादशाह के साथ देंगे तो हम लोग भी अब पुरानी अवस्था में अपनी चले जाएंगे, यानी अब जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उस तरह का भेदभाव तो हमें नहीं झेलना पड़ेगा, हमारे हाथ में हमारी रियासत तो बनी रहेगी। तो इस उद्देश्य से इन्होंने भी जो है अपने बादशाह की बात मान ली है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 9वें का आंसर है आपका ए। 10वां प्रश्न है अब आपका, 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा युग्म यहाँ पर आपको बताना है गलत है। पहला है बिरजेश कद्र लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, रानी अवंतीबाई लोधी कानपुर, कुंवर सिंह मंडला मध्य प्रदेश, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे
1857 के विद्रोह में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी स्वर्गीय पेशवा हैं आपके, यानी कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव हैं, इनके दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर के ब्रिटिश सैनिकों को, कानपुर से जो है ब्रिटिश सैनिक हैं, इनको खदेड़ा है और खुद को पेशवा और बहादुर शाह जफर का गवर्नर घोषित कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र जो हैं, तो इन्होंने अपने आप को खुद को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया है। और इनकी माँ जो थी बेगम हजरत महल, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ चढ़कर यहाँ पर विद्रोह में हिस्सा लिया है। बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को यहाँ पर भारी चुनौती दी है। तो ये भी सही है कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया है। रानी अवंतीबाई लोधी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रानी अवंतीबाई लोधी जो है कानपुर से नहीं है, ये मांडला मध्य प्रदेश, यानी मंडला जो मध्य प्रदेश है, ये वहाँ से थी। तो इन्होंने, यानी मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में जो राजगढ़ की रानी है अवंतीबाई लोधी, इन्होंने 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की है और अंग्रेजों के खिलाफ इनका नेतृत्व इन्होंने किया है। तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कानपुर। चौथा कथन है आपका कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह की बात कर लेते हैं। तो कुंवर सिंह जो है आपके बिहार के एक पूर्व जमींदार हुआ करते थे, यानी बिहार के एक पूर्व जमींदार हुआ करते थे। तो इन्होंने बिहार प्रांत में आप देखेंगे नेतृत्व किया है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ मंडला मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, नहीं, इन्होंने बिहार में किया है। कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया है। आगे बढ़ते हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने यहाँ पर आप देखेंगे फैजाबाद में नेतृत्व किया है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा सही है। 1, 2 और 5 कूट सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1, 2 और 5। 11वां प्रश्न है अब आपका, 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी द्वारा किए गए पलटवार के संदर्भ में निम्नलिखित यानी उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। पहला है, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। सेकंड, बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1859 में निकोबार जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो देखिए, बात कर लेते हैं, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपना पूरा ताकत झोंक दी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है अपने देश से सैनिक मंगवाए हैं और जो भी सैनिक मंगवाए हैं वो अपने देश के सैनिक मंगवाए हैं और इसके अलावा गोरखा और पंजाबियों की सहायता ली है, क्योंकि गोरखा और पंजाबी जो थे इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। तो गोरखा और पंजाबी सैनिकों की यहाँ पे सहायता ली है और उनके माध्यम से इन्होंने पूरे देश में विद्रोह को कुचल दिया है। सबसे पहले इन्होंने अपना जो टारगेट किया है वो दिल्ली पर किया है, यानी जैसे दिल्ली की गद्दी इनके हाथ में आ गई है, फिर अन्य राज्यों के विद्रोह को कुचलने के लिए ये लोग आगे बढ़ते चले गए और ऐसे करके 2 साल के भीतर भीतर उन्होंने लगभग सभी राज्यों के विद्रोह को समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई है और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इस पर मुकदमा चलाया गया है। इसके 2 बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई है और इन्हें आजीवन कारावास की फिर सजा सुना दी गई है। देखिए, यहाँ पर जो बहादुर शाह है इसको अक्टूबर 1858 में, यानी अक्टूबर 1858 में हम यहाँ पर देखते हैं कि बहादुर शाह को यहाँ पर इनके जो भी यानी किले हैं, किले से बाहर निकाल दिया गया है और किले से बाहर निकालकर इनको रंगून जेल में भेज दिया गया है, ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है निकोबार जेल। ये रंगून जेल है, ठीक है। तो रंगून जेल में भेजा गया है, ना कि निकोबार जेल में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा और इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह ने जो है अंतिम सांस ली है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आंसर है आपका बी, केवल सेकंड वाला, 11वें का बी। 12वां प्रश्न है अब आपका, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सेकंड, भारतीय गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अगला है, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। अगला है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनका वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया। अगला है, यहाँ पर मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। देखिए, यहाँ पर जो 1857 का विद्रोह हुआ है भारत में, तो ये पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ होने वाला एक सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। तो इसकी जो भी आवाज़ है वो इंग्लैंड तक भी पहुंची है। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने 1858 में यहाँ पर एक नया कानून पारित किया है और नया कानून पारित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार
ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में इन्होंने सौंप दिए हैं ताकि भारतीय मामलों में अब ज़्यादा बेहतर ढंग से कमान संभाली जा सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इसे सलाह देने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे एक परिषद का भी गठन किया गया है जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। और यहाँ पर भारत के जो गवर्नर जनरल हैं इनको वायसराय का ओहदा दिया गया है, यानी इसी कानून के जरिए भारत के गवर्नर जनरल हैं इसको वायसराय का ओहदा मिला है। ये ध्यान देने वाली बात यह है, यानी कि ये 1858 का कानून है जिसके जरिए गवर्नर जनरल के पद को यहाँ पर वायसराय में अब तब्दील कर दिया गया है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि भारत के गवर्नर जनरल को अब इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया है, यानी कि ये जो है यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है यानी खास करके वायसराय, अब इसको इंग्लैंड के राजा रानी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम करना होगा। और बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सी वाला कथन है यहाँ पर कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि देश के सभी शासकों को अब यहाँ पर ये भरोसा दिया गया है कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, यानी जो भी उनकी रियासतें हैं वो अपने वंशजों को सौंपना चाहते हैं या फिर दत्तक पुत्रों को सौंपना चाहते हैं तो उसकी उन्हें छूट दे दी गई है। लेकिन एक बात यहाँ पर कही गई है कि आप जो भी अब शासन करेंगे तो वो शासन आप जो करेंगे वो ब्रिटेन की रानी के अधिपति में करेंगे, यानी ब्रिटेन की रानी को सर्वोच्च मानकर करेंगे, ब्रिटेन की रानी के अधीन हम शासन कर रहे हैं ये मान के करेंगे। तो यहाँ पर सी वाला कथन बिल्कुल सही है कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि चूंकि उस समय क्या था, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ये पाया था उसमें कई सारी खामियां थी। सबसे बड़ी खामी इन्हें ये देखने को मिली है कि जो भी भारतीय सैनिक थे उनका अनुपात ज़्यादा था और खास करके भारतीय सैनिकों ने जो भी इनकी जहाँ पर आर्मरी रखी जाती है यानी कि जो भी इनका लड़ाई का सामान रखा जाता है उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने की वजह से वो इन पर हावी हो गए। तो इन्होंने अब क्या किया है कि जो भी ऐसे सिपाही थे खास करके उत्तर भारतीय राज्यों के सिपाही अब उनको कम भर्ती किया है। इनके स्थान पर जो लोग जिस इलाकों के लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं थे खास करके पंजाब गोरखा वगैरह उनको सिपाहियों के तौर पर शामिल किया जाने लगा है। और जो भी आर्मी में महत्वपूर्ण जगह होती हैं जैसे हथियार रखने वाले स्थान हैं या फिर महत्वपूर्ण ओहदे हैं उन सभी पर इन्होंने अपने यूरोप के सैनिक बिठाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। तो यहाँ पर डी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनका वेतन बढ़ाने का फैसला किया नहीं। इन्होंने सेना में जो भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का यहाँ पर फैसला किया है। यहाँ डी वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चूंकि ये जो विद्रोह हुआ था इसमें इन्होंने देखा था क्योंकि मुस्लिम शासक था और मुस्लिम शासकों की वजह से इनका एक नज़रिया ये बन गया था कि कहीं ना कहीं ये विद्रोह मुसलमानों ने किया है। तो मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति इस विद्रोह के बाद बड़े पैमाने पर जब्त की गई है और उन्हें ये लोग संदेह और शत्रुता के भाव से देखते थे, यानी अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। तो यहाँ पर ई वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर केवल 12 का डी वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका डी। 13वां प्रश्न है अब आपका, खुर्दा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है वो बताना है। पहला है खुर्दा बंगाल के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था। सेकंड, इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन को मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। अगला है, इनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय ने अपने खोए हुए क्षेत्रों और जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। देखिए खुर्दा की बात करते हैं। खुर्दा जो है बंगाल में नहीं बल्कि ओडिशा के दक्षिण पूर्व में स्थित एक राज्य है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा कि ये ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। और यहाँ पर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में आप देखेंगे 105 गढ़ जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। और यहाँ पर एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र भी था। शासक इसके जो थे वो वीर किशोर देव थे। तो इन्हें जो है यहाँ पर आप देखेंगे मराठाओं के आक्रमण की वजह से जो जगन्नाथ मंदिर वाला संचालन है वो मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। तो इस बात से इनके जो पुत्र थे उत्तराधिकारी थे मुकुंद देव ये काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। तो ये नाराज होने की वजह से इन्होंने क्या किया है, क्योंकि अंग्रेज जो थे मराठाओं के भी विरुद्ध थे, तो इन्होंने सोचा है क्यों कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों की सहायता कर देते हैं तो हो सकता है ये लोग हमें जगन्नाथ मंदिर का प्रशासन में पकड़ा दें। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों से बातचीत वार्तालाप स्टार्ट कर दिया है। हालांकि उस समय तो अंग्रेजों ने हाँ भी भर दिया है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन बाद के समय में क्या होता है 1803 में जब अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर उड़ीसा को अपने कब्जे में ले लिया है तो वो ये इनसे जो किया हुआ वादा है वो भूल जाते हैं। यानी कि जो मुकुंद देव से इन्होंने अंग्रेजों ने वादा किया था वो भूल जाते हैं। अंग्रेजों ने इसकी दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। बाद में आप ये देखते हैं कि बाद में इन्होंने जबरन
जो राजा हैं वहाँ के, उन सबके राजाओं की ज़मीनों को हड़प लिया, रियासतों को हड़प लिया है और उन्हें यानी कि इन्होंने क्या किया है, वीर किशोर देव हैं इनकी भी रियासत को अपने में विलित कर लिया है और सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ इन्हें जो पूर्व की भू संपत्ति है इसके राजस्व का एक छोटा सा हिस्सा इन्हें पकड़ा दिया है और खास करके अंग्रेजों ने जगन्नाथ मंदिर का जो दायित्व है वो भी इन्हें संभालने को दे दिया है। तो इस वजह से भी आप देखेंगे कि ये खुर्दा जो संग्राम है, जो कि बाद में आप देखेंगे पाइक विद्रोह के रूप में बदल गया है, वो इसी वजह से बदल गया है। स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो केवल पहला वाला कथन गलत है। तो आंसर है आपका केवल 1। 14वां प्रश्न है अब आपका 1857 के विद्रोह से पूर्व हुए पाइक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, हमने खुर्दा राज्य में पहले हमने पृष्ठभूमि जान ली कि कैसे करके अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा है, कैसे करके वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय राजा हैं उनके वर्चस्व को खत्म किया गया है। तो उस वहाँ तक की पृष्ठभूमि हमने जान ली है। अब उससे आगे का हम देखते हैं। पहला है, खुर्दा को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन, यानी राजस्व निवृत्त का मतलब क्या है, जिस पर राजस्व नहीं वसूला जाता था, जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई है। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिसको पाइक कहा जाता था, का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सेकंड, बक्सी जगबंधु विद्याधर, इनके नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया, जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। थर्ड है, 1825 तक इस आंदोलन को पूर्णतः दमन कर दिया गया। देखिए, क्या था उस समय यहाँ पर जब ऐसे अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया है, तो जैसे राजा जो होते थे, राजाओं ने जो है अपने तमाम जो भी साथी थे, यानी तमाम सैनिक वगैरह जो उनके यहाँ हुआ करते थे, उनको तमाम जमीनें दे दी थी जिन पर उनसे कभी राजस्व की वसूली नहीं की जाती थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेजों ने इस जमीन पर भी राजस्व लगा दिया है, यानी राजस्व की वसूली लगा दी है। तो इस वजह से यहाँ पर पूर्व जो सैनिक वर्ग है, यानी पाइक लोग हैं, इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई लोगों को यहाँ पर दिवालिया होना पड़ा है। दूसरी बात ये थी कि सामरिक दृष्टि से भी अगर आप देखें, भौगोलिक दृष्टि से भी आप देखें, तो ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज़्यादा आती हैं। इस सब के बावजूद भी जो ये अंग्रेज थे, राजस्व छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा बेहाल हो गई थी। कई लोग क्या थे, इस राज्य को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे थे। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सैनिक वर्ग पाइक है, इनका भी जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ था। पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो खुर्दा के विस्थापित राजा हैं, इनका वंशानुगत सेनानायक है जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर, ये जो है यानी कि बक्सी जगबंधु विद्याधर इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने इस विद्रोह को अंजाम दिया है और ये खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। यहाँ पर आप देखेंगे 29 मार्च 1857 की बात है। यहाँ पर 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या किया है कि इस संग्राम की जब शुरुआत हुई है, जब पाइकों ने यहाँ पर बानपुर में स्थित एक पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला किया है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी है। साथ ही साथ इन्होंने सरकारी खजाने में से भी एक बड़ी रकम को जो है वो भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो ऐसे करके इस विद्रोह की स्टार्टिंग हो जाती है 29 मार्च 1857 से। बाद में आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं, ये आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा है और 1825 तक आकर इस आंदोलन का पूरी तरह से दमन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि पाइक विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की बात भी कही गई है, लेकिन कारण क्या है कि इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित क्यों नहीं किया गया। रीजन ये था कि केवल एक राज्य के भीतर, एक रियासत तक सीमित रहा है। ये पूरे देश में या अन्य राज्यों में नहीं फैल पाया है। जैसे आपने देखा होगा 1857 का जो क्रांति हुई है वो केवल एक राज्य तक नहीं थी, उसने अब कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऊपर आप देखें दिल्ली वगैरह। तो 1857 की जो क्रांति का जो विद्रोह था वो एक बहुत बड़ा वाइड था, यानी एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में हुआ था, जबकि पाइक विद्रोह जो था केवल एक राज्य के भीतर ही सीमित था। इस वजह से इस विद्रोह को जो है यहाँ पर पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना जा सकता है। ये कारण मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले ही कई बार डिबेट हो चुकी है कि इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित कीजिए। तो ये कारण यही है जिस वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम पहला वाला नहीं घोषित हो पाया। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी। 15वां प्रश्न है अब आपका, परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर चीन में हुए ताइपिंग विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, चीन के उत्तरी भागों में यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 60 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। अगला है, हांग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और यह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की काफ़ी मदद की। तो देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं इस विद्रोह की।
यहाँ पर आप देखेंगे कि चीन के जो उत्तरी भागों में ये विद्रोह नहीं हुआ है, बल्कि चीन का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये विद्रोह हुआ है और 1850 में स्टार्ट हुआ है और 60 के मध्य में जाकर ये एंड हो गया है। तो पहला वाला कथन गलत है। नेतृत्वकर्ता कौन है यहाँ पर? ये हांग जिक्वांग नाम का एक व्यक्ति है, ये नेतृत्व करता है। इसके मार्गदर्शन में हजारों मेहनतकश गरीब लोग जो हैं इन्होंने एक परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए ये लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ बी वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ये लोग थे तो ये लोग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे और ये चाइना में चले आ रहे जो अन्य धर्म है, जैसे कन्फ्यूशियसवाद है, बौद्ध धर्म है या अन्य जो परंपरागत चीनी परंपराएं हैं उनके विरोधी थे। तो यहाँ सी वाला कथन सही है। ये लोग ये चाहते थे, यानी कि ये लोग खास करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन, जुआ, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी लगेगी। तो इस तरह के समाज को ये स्थापित करना चाहते थे, साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। तो खास करके यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाएं हैं, इन्होंने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए जो वहाँ के किंग साम्राज्य हैं उसके बादशाह की काफ़ी मदद की है। यानी हालांकि आप ये बात तो जानते ही होंगे, अंग्रेज फ्रांसीसी दोनों ही ईसाई थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ के साम्राज्य के बादशाह की मदद की है। तो यहाँ पर गलत कथन जो है आपका केवल पहला वाला है, तो आंसर है 15वें का ए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।